दूसरी तरफ आरिज हड़बड़ा कर उठा। उसे बाबा की आवाज़ आ रही थी। आयत भी उठकर बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आरिज बाबा की आवाज़ पहचान कर जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर अपने हुलिये को दुरुस्त करता दरवाजे की तरफ बढ़ा और आयत ने भी जल्दी से खुद को संभाला था। जब तक वो ठीक नहीं हुई आरिज ने दरवाज़ा नहीं खोला, और जैसे ही आरिज ने दरवाज़ा खोला मदीहा सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी, क्योंकि मुर्तज़ा का थप्पड़ आरिज के मुंह पर दरवाज़ा खुलते ही लगा था, और ऐसा थप्पड़ जिससे आरिज एकदम पीछे हो गया था। लड़खड़ाकर अचानक पूरे घर में दो औरतों की चीख उभरी, मदीहा और आयत की। कबीर ने भी दरवाज़ा खोला। मम्मा, वो परेशानी से माँ को देखने लगा। कबीर, तुम्हारे बाबा। वो रोने लगी। क्या हुआ है बाबा को? वो जल्दी से बाहर निकला। पीछे नैन भी निकली, मगर बाहर का मंजर कदरे मुख्तलिफ था। आरिज उस थप्पड़ को समझ नहीं सका। उसने बेयकीनी से बाप की तरफ देखा जिसने उसके मुंह पर वो पेपर्स मार दिए। उसकी निगाह जमीन पर फैले उन पेपर्स पर गई। इतने घटिया हो तुम! उन्होंने चिल्लाते हुए आरिज का गिरेबान पकड़कर बाहर फेंका। तुमने अपने घर में नकब लगाई। आरिज एक लफ्ज नहीं बोला था, जिसके बाइस मुर्तज़ा ने उसको खींचकर लात मारी। गुस्से से उनका चेहरा फटने को था। आयत एकदम चिल्लाई। वो उसके आगे आना चाहती थी। पेपर्स देख चुकी थी वो। खौफ से वो भी लरज उठी, जबकि कबीर ये मंजर देखकर ऊपर भागा था। बाबा! वो आया और आरिज को मारते मुर्तज़ा को उससे दूर किया। आरिज बिल्कुल खामोश था। क्या कर रहे हैं आप? कबीर ने उनको दूर किया। बस चुप! वो उंगली उठाकर आंखें निकालते कबीर को बोले। सुर्ख आंखों में नमी देखकर कबीर चौंक गया। उसका बाप एक मजबूत आदमी था। वो जानता था फिर ऐसा क्या हो गया था कि उनकी आंखें भीग गईं। वो बेताब हो गया था। दिल में उनकी आंखों में नमी देखकर चुभन सी हुई थी। जबकि मुर्तज़ा ने आरिज का गिरेबान पकड़ा और उसे जमीन से उठाया। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कभी तुम्हारी। आरिज का मुंह जकड़ कर वो बोले। उनके थप्पड़ों से आरिज का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो उनकी आंखों में नहीं देख रहा था। जवाब दो! वो चिल्लाई, जबकि कबीर से मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या बताएंगे मुझे कोई कुछ के क्या हुआ है? वो उन दोनों को अलग करता बोला। तुम्हारी बहन शादी से पहले ही माँ बनने वाली थी, इस नीच के बच्चे की माँ। मुर्तज़ा गुर्राए तो नैन ने मुंह पर हाथ रख लिया, हैरत और शौक से, जबकि आयत को लगा वो ज़मीन में गड़ जाएगी। और उस घटिया खेल में ये औरत भी शामिल थी। वो मदीहा को देखकर गुस्से से फटने को थे, जबकि मदीहा खुद कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था सारी दलीलें ही ख़त्म हो गई हैं। कबीर हैरत भरी नज़रों से आरिज को देखने लगा, जिसकी नज़र एक पल के लिए भी ऊपर नहीं हुई थी। मुर्तज़ा नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से नीचे उतरने लगे, जबकि अचानक आरिज की आवाज़ गूंजी। मैं आयत को पसंद नहीं करता, और ना ही उसके साथ कभी रहना चाहता था, और ना ही अब रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा हो गया जो ये बात खुल गई। इतने अरसे से बस इन्हीं पलों का इंतज़ार कर रहा था मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, और जब ये घड़ी आ गई है तो आप लोगों को बता दूं, कल रात की फ़्लाइट है मेरी। अगर ये बात ना भी खुलती तो मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाता, लेकिन जबकि ये बात सब पर खुल गई है तो मेरा फ़ैसला भी सुनते जाएं। हो सके तो आखिरी बार देख ले मुझे। मुर्तज़ा की तरफ सुर्ख नज़रों से देखता वो बोला। मुर्तज़ा की आंखों में जनूनियत नज़र आ रही थी, जैसे अभी वो उबल कर बाहर निकल आएंगी। आरिज़ उनकी नज़रों में देखकर जान ही नहीं सका कि ये बात उन पर किस तरह से नज़रअंदाज हुई है, जबकि ये बात बोलते हुए उसे ये भी नहीं पता चला कि वो जो उस पर दिलो जान हारे बैठी है उसकी क्या हालत होगी। सबको गोया सांप सूंघ गया। कोई एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाल सका था। आरिज मुर्तज़ा की तरफ देखता रहा, जैसे जी भर कर आज ही देख लेना चाहता हो। मुर्तज़ा चुप खड़े थे। एकदम शोर थम गया था। आरिज ने कदम पीछे लिए। न जाने किसी ने देखे थे या नहीं, ये जो मुर्तज़ा अपनी आंखों से देख रहे थे वो सच था। आरिस कमरे में गया। दरवाजे में ज़मीन पर ढेर हुई आयत को उसने देखा। कदम उसके हाथों के पास जाकर रुक गए। इतनी गहरी खामोशी थी कि दिल की मद्धम पड़ती धक धक की आवाज़ रह गई थी। आरिस ने हलक में जैसे अपना ही खून उतारा और अंदर चला गया। दिमाग की रगें फूली हुई थी। नज़र उस बिस्तर पर गई जहां अब से कुछ देर पहले वो उसके साथ लेटी थी। उसने हर सोच को पसे पुश डाला और वहां से निकला। बैग और उसका सामान सभी तो पैक था, बस वो सब लोग नहीं जानते थे। आरिस बाप के पास से गुजर गया जो सीढ़ियों में खड़ा था। सब उसकी तरफ देख रहे थे जो रफ्ता रफ्ता वहां से निकलता जा रहा था। अचानक आयत उठी। उसने अपने सूखे गले को तर किया और अपनी तबीयत का लिहाज किए बिना वो आरिस के पीछे भागी। आरिस! उसकी पुकार पर शायद वहां खड़े सब लोगों का दिल फट जाता। वो नहीं रुका। कबीर ने 2 लम्हों में उसका हाथ जकड़ लिया, उसे आगे जाने नहीं दिया। आरिस, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी आरिस? मैं ताया अब्बू को मना
लूँगी। आरिज़ रुक जाएं आप, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें आरिज़। उसकी चीखों से नैन की हिचकी बन गई थी। आरिज़ वहाँ से निकलता चला गया जबकि मदीहा एकदम ज़मीं बोस हुई, वो बेहोश हो गई थी। कबीर माँ को देखता या बहन को। शिद्दत तलब से सालार के पोर्शन की तरफ देखा। सालार ने एक बोट रेडी कराई थी जिसमें उसका जिमल के साथ डिनर करने का प्लान था। वाइट बोर्ड पर रेड रोजेज और रात में चलती दिलकश तेज हवा, पानी का शोर और बस सालार और जिमल। जिमल ने आज से पहले ऐसा मंजर नहीं देखा था। पूरा चांद उनकी कश्ती पर जैसे खिल आया था। वो तो ठहर कर चांद को देखने लगी। सालार ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, मगर क्या मसला था, बार बार उसका दिल मोड़कर घर की तरफ करें जा रहा था। यहाँ आने से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो खुश था। जिमल के लिए ये सब करके एक तरह से वो अपनी लापरवाही पर ली जाने वाली गलती की तलाफी कर रहा था, और वो भी जैसे सब कुछ भूल कर इस माहौल में मगन हो गई थी। वो एक हसीन रात जिसमें उससे बातें करके वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, मगर क्यों उसका दिल माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। दो एक बार उसने कोशिश की कि वो फासले पर खड़ी जिमल के पास जाए, मगर ना वो ऐसा कर सका और ना ही उसका दिमाग घर पर से हट रहा था। दिल में अजीब सा धड़का लगा हुआ था। वो बिलाखिर जिमल के पास आ गया। वो तेज़ हवा पर सर पर गाउन की हाफ शॉल रखे, उड़ते बालों की लटों से बेपरवाह मुस्कुराकर चांद को देख रही थी। तुम्हें डर नहीं लगा मेरे साथ आने पर? सालार का संजीदगी में लिपटा सवाल सुनकर जिमल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नहीं, बस एक लफ्ज़ पर बात खत्म कर दी। क्यों? सालार ने उसका हाथ पकड़ लिया। मालूम नहीं, वो बस इतना ही कह सकी। मुझे डर लग रहा है। सालार के मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों पर जिमल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी बात थी। जितनी बार वो उस आदमी से मिली थी उसने उसे निडर और बेखौफ पाया था, यानी जो वो कर रहा हो वो सब संभालने की ताकत रखता हो। कैसा खौफ? जिमल खुद नहीं जानती थी वो उससे इतना नॉर्मली कैसे बात कर रही थी, और उसके परेशान होने पर सालार के हाथ पर उसकी पकड़ अपने आप मजबूत हुई। घर चले? सालार ने उसकी तरफ देखा। उसने बिना किसी तरद्दुद के सर इस बात में हिला दिया। सालार ने भी सर हिलाया, उसके गाल पर हाथ रखा और बोट को दोबारा मोड़ लिया। यह एक छोटी सी झील थी जो बहुत खूबसूरत थी। जिमल उसके पास खड़ी हो गई। सालार चुप था। वो नहीं जानती थी कि क्या हुआ था। सालार और वो बोट से निकले तो सालार का फ़ोन बजने लगा। उसने जिमल का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों गाड़ी में सवार होने वाले थे। कहाँ है भैया? जैन की रोती आवाज़ पर उसका दिल, जो पहले ही बैठा जा रहा था, एकदम डूबा। तुम ठीक तो हो? रो क्यों रहे हो? सालार बेचैनी से पूछने लगा। उसके लिए तो वो अपनी जान भी दे देता। उसकी आंख में एक आंसू भी कहाँ बर्दाश्त था उसे। मम्मा, भैया, मम्मा मम्मा गिर गई हैं, प्लीज़ आप हॉस्पिटल पहुँचे। जैन ने बस इतना कहा। सब खैरियत है? जिमल ने पहली बार उसके हाथ पर हाथ रखा। मालूम नहीं, कह रहा है कि मम्मा को चोट लग गई है। वो बेहद मुतफिक्र था। जिमल ने उसकी हालत ऐसे पहले कभी नहीं देखी थी। या तो उसे गुस्सा आता था या बस वो अपने रिश्तों के लिए जज्बाती हो जाता था। उसने ये दो जज्बे उसमें बेहद पाए थे। जिमल ने दरूद पढ़ना शुरू कर दिया दिल में। वो उसकी परेशानी देख नहीं पा रही थी। दोनों 20 मिनट में घर पहुंचे। जिमल झिझक रही थी, मगर सालार को परवाह नहीं थी। उसने जिमल का हाथ पकड़ा और दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। वहाँ सब घर वाले मौजूद थे। जिमल ने जल्दी से उससे हाथ आज़ाद करा लिया। वो इसी डर में थी कि सब क्या सोचेंगे, जबकि बाकी सब तो बिलखती आयत की तरफ मुतवज्जो थे। हाँ, अलबत्ता अफशीन ने नफरत से उसकी तरफ ज़रूर देखा, जिससे वो नज़रें चुरा गई। वो खुद भी परेशान सी सालार के पीछे आई थी कि हुआ क्या है। सालार आयत के नज़दीक पहुंचा। क्या हुआ है? सालार ने पूछा तो भैयो आरिज़ को ले आए। मैं कैसे रहूँगी उनके बिना? मेरे पास तो कोई नहीं है उनके सिवा। भैया उन्हें ले आए। उनसे कहें मैं उनकी बच्ची नहीं संभाल सकती अकेले, उन्हें ले आए। वो फूट फूट कर रोती सालार के सीने से लग गई, जबकि नैन प्रीशे अमल भी मुस्तकिल रो रही थी। सालार ने आयत को पकड़ा हुआ था। उसने नैन की तरफ देखा, शहाब चाचू की तरफ देखा जो कि सूफिया को कुछ बनाने का कह रहे थे। हुआ क्या है? बिलाखिर उसका ज़ब्त जवाब दे गया, मगर आयत की वही रट थी, जबकि सब मुंह पर कुफ्र लगाए खड़े थे। भाग गया तुम्हारा भाई इस मासूम बच्ची को छोड़कर, जिसके साथ तो कभी किसी ने अच्छा कुछ किया ही नहीं, ना बाप साथ रहा, और अब शोहर भी चला गया। अफशीन ने ही जवाब दिया। सालार की आंखें हैरत से फैली, जबकि आयत बेहोश हो गई। ये अल्फाज उसका दिल चीरने के लिए काफ़ी थे। आयत, सालार ने उसके गाल थपथपाए, जबकि जिमल पलटकर किचन की तरफ भागी। वो अब भी गाउन में ही थी। आयत, नैन, प्रीशे, अमल, तंजीला सब आयत के गिर्द थे, जबकि जिमल जो पानी का ग्लास लाई थी वो पीछे हट गया था, कुछ उसकी कंडीशन की वजह से भी। उसे महसूस हुआ बाबा कमरे में है।
کیونکہ چاچو وغیرہ باہر تو کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے روم میں داخل ہوا تو بابا خاموش بیٹھے تھے۔ بابا، وہ ان کے نزدیک آیا۔ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے سب سے کہا، جبکہ سالار سے بولے بھی نہیں۔ سارے بھائی اٹھ کر باہر چلے گئے، جبکہ اس نے کون سا اٹھ کر جانا تھا۔ اپنی ماں کے پاس جاؤ، پہلے اسے ضرورت ہے تمہاری، مرتضیٰ مضبوط لہجے میں بولے۔ مما کو کیا ہوا ہے؟ سالار پوچھنے لگا۔ وہیں جا کر دیکھ لینا۔ وہ اٹھ کر اسٹڈی میں چلے گئے، جبکہ سالار گھن چکر بن گیا تھا۔ کوئی اسے کچھ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے باہر کی طرف قدم اٹھائے۔ اب اسے کبیر ہی کچھ نہ کچھ بتا سکتا تھا۔ تبھی وہ گاڑی لے کر زین کا نمبر ملا تھا ہاسپٹل کی جانب بڑھا، جبکہ آیت کی پھر سے چیخیں اور رونے کی آوازیں سن کر وہ اگنور کر کے آگے بڑھا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ بلیک شرٹ جس کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، جبکہ کف چڑھے ہوئے تھے، بلیک ہی پینٹ اور بوٹ میں وہ ایک دم سب کی توجہ کھینچ گیا۔ آف کورس وہ ایک ایکٹر اور ماڈل تھا، مگر اس سے پہلے لوگ اس کی طرف بڑھتے، اس کے پی اے اور گارڈز نے اسے پروٹیکشن دی اور کبیر اور زین کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں چپ کھڑے تھے۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ مما کہاں ہے؟ وہ پھولتے سانسوں میں پریشانی سے پوچھنے لگا۔ سٹیچز لگ رہے ہیں، سر پھٹ گیا ان کا، کبیر نے بتایا، جبکہ اس نے اندر جانا چاہا۔ رہنے دو، کبیر نے روک لیا۔ ہوا کیا ہے یہ سب؟ سالار کی شکل بتا رہی، اب اگر اسے بات نہ پتا چلی تو وہ پھٹ مرے گا۔ آیت پریگننٹ تھی، شادی سے پہلے سے۔ کبیر نے سب سے بڑی خبر دی تھی۔ سانسیں پھولنا بند ہو گئی تھی ایک دم ہی اس کی۔ آرز کے بچے کی ماں وہ شادی سے پہلے ہی بننے والی تھی، اور اس بات کا علم مما کو بھی تھا، اور بابا کو آج پتہ چلا رپورٹس دیکھ کر۔ بابا نے آرز پر ہاتھ اٹھا دیا اور کافی مارا ہے اس کو، اور آرز نے کہا کہ وہ آیت سے صرف شادی کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ وہ آیت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور نہ ہی وہ آیت کو پسند کرتا ہے۔ وہ یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، اور کل رات کی فلائٹ ہے اس کی۔ اچھا ہوا اس کے بقول کہ یہ بات کھل گئی، اور وہ روتی ہوئی آیت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جبکہ مما ایک دم گری تو ٹیبل سے سر ٹکرا گیا۔ ایک ہی سانس میں کبیر اسے سب کچھ بتا گیا، ایک کے بعد ایک۔ شوق لگ رہا تھا اسے۔ وہ حیرانگی سے کبیر کو دیکھ رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا فلم ہے؟ وہ ایک دم ہائپر ہوا۔ یہی حقیقت ہے، کبیر نے کہا۔ تبھی ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ سٹیچز لگ گئے ہیں۔ وہ تینوں بے تابی سے اندر بڑھے۔ مدیحہ ان تینوں کو دیکھنے لگی اور اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چہرے پر ہاتھ رکھے وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ آرز نے بہت تکلیف دے دی سب کو، وہ سسکنے لگی۔ زین نے مدیحہ کو پیار کیا اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ کبیر اور سالار یوں ہی کھڑے تھے۔ ناراض نہ ہو تم دونوں بھی مجھ سے، مدیحہ ان کی طرف دیکھنے لگیں، جبکہ زین کی شرٹ کو سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ سب سے پہلے وہاں سے کبیر نکلا اور اس کے پیچھے سالار بھی نکل گیا۔ پیچھے مدیحہ مزید شدت سے رو دیں کہ زین نے انہیں سختی سے سینے میں جکڑ لیا۔ وہ دونوں بھی باہر نکل کر ایک دوسرے سے نہیں بولے تھے۔ نہ جانے یہ بات ایسی تھی کہ کوئی کچھ بولنے کے قابل ہی نہ تھا۔ دونوں الگ الگ گاڑیوں میں سوار ہو گئے، جبکہ کبیر تو وہاں سے نکل گیا۔ البتہ سالار زین کا ویٹ کر رہا تھا کہ مما کو گھر لے کر جانا ہے۔ زین مدیحہ کو لے آیا تو مدیحہ گاڑی میں بھی سارا راستہ روتی رہی۔ زین انہیں چپ کرا رہا تھا۔ پوچھو زین اس سے، یہ کیوں چپ ہے؟ مت کرو میرے ساتھ ایسا، میں صرف آیت کی عزت کی وجہ سے کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ مدیحہ نے اپنا مدعا بیان کیا، مگر سالار پھر بھی کچھ نہیں بولا، یہاں تک کہ گھر پہنچ گئے۔ سالار آتے ساتھ ہی اپنے پورشن میں چلا گیا، جبکہ کبیر اپنے روم میں۔ مدیحہ کو زین ان کے کمرے میں لے جانے لگا کہ دروازہ لاک دیکھ کر مدیحہ شرمندہ سی رہ گئی۔ مما آپ میرے روم میں چلیں۔ نین زمل بھی یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ زمل اپنا لباس تبدیل کر چکی تھی۔ نین اور زمل مدیحہ کو زین کے روم میں لے گئے۔ وہ تینوں، پریشے اور عمل بھی وہیں تھے، جبکہ باقی سب بھی کچھ دیر بعد بیٹھ کر اٹھ گئے وہاں سے۔ البتہ آیت کو نیند کی گولیاں دے دی تھیں، کیونکہ اس کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ گھر کا ماحول بے حد اداس تھا۔ دن نکل آیا مگر کوئی اپنے کمرے سے نہیں نکلا، کام پر بھی کوئی نہیں گیا تھا۔ نین اور زمل نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی، کیونکہ مدیحہ کو بخار چڑھ گیا تھا، اور وہ ہر کچھ دیر بعد غنودگی میں رونے لگتی تو وہ دونوں ایک دم اٹھ جاتی۔ اب بھی ان دونوں نے ہی سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ پریشے، عمل، زین اور مدیحہ کو زبردستی سب سے پہلے ناشتہ کرایا گیا۔ نین کبیر کے لیے ناشتہ بنا کر روم میں لے گئی، مگر کبیر اب تک بستر پر تھا۔ پیشانی پر بازو رکھے وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ نین اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کھا لیں کبیر، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس شخص کی قدر میں نین کے دل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ہر دن وہ اپنے دل میں اس کے لیے نئے سرے سے محبت محسوس کرتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ رشتے کیا ہیں، رشتوں کی ایک دوسرے کے لیے قدر کیا ہے۔
जो ज़िंदगी उसने गुजारी थी वहाँ रिश्ते बस नाम के रिश्ते थे, जबकि यहाँ आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि रिश्ते सिर्फ मुंह से कह देने से रिश्ते नहीं बन जाते, मोहब्बत की डोरी से बंधकर रिश्ते परवान चढ़ते हैं। और उसने उस घर में आकर ये जान लिया था कि रिश्ते मोहब्बत का नाम है। यहाँ सबको एक दूसरे की कितनी कदर थी, कोई किसी का साथ छोड़ देने पर सुकून में नहीं था। कबीर कुछ नहीं बोला तो नैन ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। कबीर की आंखों की पुतलियों में हरकत हुई। उसने नैन को देखा। नैन एकदम तड़पी थी उसकी सुर्ख आंखें देखकर, जबकि आंखों के पर्दे फूले हुए थे उसके। कबीर, नैन ने साइड टेबल पर ट्रे रखी। ऐसा लग रहा है नैन जैसे जिस्म का कोई हिस्सा टूट गया है। गहरे मायूस लहजे में वो बोला। नैन का बस नहीं चला कि उसे खुद में समोले। उसने कबीर के दोनों हाथों को थाम कर उसे उठाया, और हालांकि वो नैन के मुकाबले में बहुत बड़ा था, फिर भी वो उसे खुद में समेटने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं जानती आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये नहीं, मगर मुझे लगता है कि कोई मसला है, कोई बात है। वो कबीर के बालों में हाथ फेरती उसको अपने दिल की बात बताने लगी। कबीर ने एकदम आंखें खोली और उसकी गोद से एकदम दूर हुआ। मेरे सामने इस किस्म की आइंदा बकवास मत करना, वो चिल्लाया। अचानक ही नैन का रंग फीका पड़ गया। वो नीच इंसान अब दोबारा हमारी जिंदगियों में कभी शामिल नहीं होगा, और अगर हुआ तो मैं खुद उसको अपने हाथों से खून कर दूंगा, वो बोला और बिस्तर छोड़कर उठ गया। ये गलत है, नैन ने कुछ कहना चाहा। नैन, कबीर आंखें निकाल कर घुर्राया तो नैन सर झुका गई। वो जानता था उसका घूरना ही काफ़ी है। तभी वो वॉशरूम चला गया, जबकि नैन बंद दरवाजे की जानिब देख रही थी। जैन मदीहा के पांव दबा रहा था, जबकि जिमल ने उसके सर पर पट्टी रखी। मदीहा का बुखार अब कुछ उतर गया था। फरीशे और अमल भी आ चुकी थी उधर ही। मदीहा ने जिमल की तरफ देखा। जाओ बेटा, सालार को भी नाश्ता दे दो, मदीहा ने कहा तो जिमल कुछ हिचकिचा गई। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें ना कहती, मदीहा ने कहा तो जिमल अपने एक्शन देने पर कुछ शर्मिंदा हुई। नहीं आंटी, आप रेस्ट करें, मैं दे देती हूँ, वो बोली और उठ गई। जैन, मुझे अपने बाबा के पास ले जाओ, मदीहा बोली। ममा, सालार भैया या कबीर भैया ही दरवाज़ा बजाएंगे, मुझ में नहीं है बाबा के जलजले सहने की हिम्मत, वो जल्दी से बोला तो मदीहा मुस्कुरा दी, जबकि सब उसकी मुस्कुराहट देखकर एकदम कुछ पुरसकून हुए। मदीहा ने जैन के चेहरे पर प्यार किया। आयत को देख लेती सूफिया तुम, मदीहा ने कहा तो सूफिया ने सर हिलाया, और तंजीला, सूफिया और प्रीशे अमल चारों आयत के पास चली गईं। बेटा, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं नैन से कह देती हूँ वो कुछ खा ले। पता नहीं कुछ खाया भी था उसने या नहीं, वो परेशान ही हो गई। जिमल शर्मिंदगी से सर नफ़ी में हिलाकर जल्दी से बाहर निकली। वो तो जानती भी नहीं थी कि उसे पसंद क्या है नाश्ते में। उसने अपने दिमाग के मुताबिक कॉफ़ी का कप बना लिया। अक्सर अफशीन को भी वो देती थी कॉफ़ी बनाकर, तभी कॉफ़ी तो उसे बनाना आती थी। उसने बस कॉफ़ी बना ली, जबकि उसकी स्मेल से उसे हमेशा से कोफ्त होती थी। आखिर कोई इतना कड़वा और काला स्याह पानी कैसे पी सकता है। उसने मुंह बनाकर उस पर हाथ रख दिया। फिर बदतहजीबी का एहसास हुआ तो ट्रे में कप रख कर वो ऊपर वाले पोर्शन की तरफ चल दी। उसने अफसोस से आयत के कमरे की तरफ देखा था, जिसकी एक बार फिर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो ऊपर गई, मगर उसे एहसास हुआ कि यहाँ तो अभी रात बाकी है। उसने कमरे में दाखिल होकर देखा तो वो सर तक कंबल ताने शायद सो रहा था, जबकि इर्द गिर्द ग्रे, ब्लैक और वाइट तकियों का अंबार लगा था, जबकि बेड की बेडशीट बिल्कुल सुकड़ चुकी थी। काफ़ी बेतरतीब सा मर था वो। उसने कॉफ़ी का कप साइड पर रखकर ग्लास वॉल पर से पर्दे हटाए तो कमरा रोशनी में नहा गया। इतनी नहीं, क्योंकि मौसम आजकल तकरीबन खुशगवार ही था। तभी बादलों की ओट से निकलती रोशनी ग्लास वॉल से छन करके कमरे में आई, और कमरे में मौजूद मलगजा सा अंधेरा खत्म हो गया। जिमल ने पलट कर बेड की तरफ देखा। वहाँ तो रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। वो खुद उठ सकता था। इस तरह तो वो उससे फ्रैंक नहीं थी कि उस पर से कंबल हटाकर वो उसे उठाती। तभी इर्द गिर्द कोई चीज़ देखने लगी कि शायद वो शोर से उठ जाए। उसने साइड टेबल को ज़रा सा बजाया। सालार, मध्यम लहजे में बोली, मगर दूसरी तरफ असर ही नहीं पड़ा। थोड़ी देर और कोशिश करने के बावजूद और ऊंची आवाज़ में बोलने के बावजूद भी जब वो नहीं उठा तो जिमल ने कुछ झिझकते हुए उसका शाना हिलाया और आहिस्तगी से उसके चेहरे पर से कंबल हटा दिया। कंबल की ज़रा सी गर्मी से उसके चेहरे पर सुर्खी फैली हुई थी, जबकि चेहरे के नकूश बेहद दिलकश थे। वो पहली बार उसे गौर से देख रही थी। उसके घने बाल पेशानी पर बिखर गए, जबकि ब्रीड्स और एक दूसरे में पैवस्त। वो सांस थामे उसकी तरफ देख रही थी। उसने इतना खूबसूरत मर्द आज से पहले नहीं देखा था। एकदम उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ।
धड़कते दिल का शोर कानों में सुनकर वो घबरा कर दूर हुई। सोचा नीचे चली जाए क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा था। और फिर उसने आखिरी कोशिश की। वहाँ से एक कुशन उठाकर उसने सालार के मुंह पर दे मारा। वो झुंझला कर आंखें खोल गया, जबकि जिमल इस कामयाबी पर एकदम खुश हुई। ये आसान तरीका था। वो मुतमईन हुई। मसला क्या है? सालार तो फाड़ खाने को दौड़ा। काफ़ी देर हो गई थी, आप उठे नहीं। आंटी ने भेजा था आपको नाश्ता करा दूं। जिमल जल्दबाजी में बोल गई, जबकि बेड से दूर भी हो गई। जबकि सालार मुकम्मल बेदार हो गया था। ये कौन सा तरीका है उठाने का? तुम्हें तो रोमांस की अलिफ बे भी नहीं आती ठीक से। खींच कर मार दिया मुंह पर। लड़की, मेरे मुंह को कुछ हो जाता तो दुनिया झपट देती तुम्हें। बहुत कदर है इस चेहरे की। वो बालों में हाथ फेरता उठ गया। उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे, जिससे जिमल निगाह चुरा गई। तो तुम मुझे नाश्ता कराने आई हो? वाह, मम्मा मम्मा को मेरा कितना ख्याल है। वो खुश मिजाजी से बोला। जिमल उसकी सूरत देखने लगी। घर भर के हालात क्या थे और उसको कैसे कैसे शगुफे छूट रहे थे। और कल तो आप इतना गुस्से में थे और आज आप मुस्कुरा रहे हैं। वो कॉफ़ी का कप उसे उठाकर देती सीधा सीधा तंज करने लगी। ना ही कल आंटी के पास आए आप, और ना। जिमल को बुरा लगा। जिमल ने उसके आगे कप किया। मुझे तुमसे ज़्यादा अपनी फैमिली का एहसास है और ख्याल है। वो उसके तंज का जवाब देने लगा। हाँ, वो तो कल देखा है मैंने। जिमल ने भी उसे चिढ़ाने का इरादा बना लिया था। सालार उसे घूरने लगा। मैं चलती हूँ, आप नीचे आ जाइएगा। शायद आपको मुस्कुराता देखकर सब कुछ बेहतर महसूस करे। जिमल ने संजीदगी से कहा। उसे एहसास हो गया था कि वो शख्स इतनी सलाहियत रखता है कि अपने मूड से दूसरों को खुश कर सके। वेट वेट, ये कौन सा तरीका है? मम्मा ने तुम्हें मेरे पास खुद भेजा है और तुम ये संजीदा संजीदा बातें मेरे मुंह पर मार के जा रही हो। मौका जब हो तो फ़ायदा उठाना चाहिए। कल की सारी डेट फ्लॉप हो गई मेरी। वो जल्दी से उठकर उसका हाथ पकड़ते बोला, जबकि दूसरे हाथ से कॉफ़ी का घूंट भरा और बुरा सा मुंह बनाया। मेरा पिए तुमसे ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी बना लेता है। वो सर झटक कर बोला और जिमल को ज़बरदस्ती बेड पर अपने सामने बिठा लिया। जिमल ने उठना चाहा। ओके, जब तक ये कॉफ़ी ख़त्म नहीं होती तब तक तुम यहीं बैठोगी। सालार बोला तो जिमल एक नज़र उसकी जानिब देखकर बैठ गई, जबकि सर झुका लिया था। सालार उसको गौर से देखने लगा। पिंक दुपट्टा सर पर रखे वो खामोशी से बैठी थी, जबकि उंगलियों को अच्छी तरह मोड़ तोड़ रही थी। सालार ने उसका हाथ पकड़ लिया। गरम मगर कड़वी तरीन कॉफ़ी का घूंट भरा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यह सब कैसे ठीक होगा? आयत को देखकर रोना आ रहा है। आरिस भाई ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कितना चीट किया है आयत को। वो कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ? बिलाखिर जिमल बोली और रोने लगी। सालार ने कॉफ़ी का कप गहरा सांस भरकर साइड पर रखा और उसके नज़दीक हुआ। और पहली बार सालार ने उसको खुद से लगाया, जबकि जिमल भी बिना एहतजाज के उसके साथ लगी खड़ी रही। उसने जिमल की जानिब देखा, जो दोनों हाथ मुंह पर रखे रोने में मसरूफ़ थी। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। शुरू दिन से जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे आंसू खुद साफ करूंगा। उसने गंभीर लहजे में कहा और उसके आंसू साफ किए। जिमल को अपनी पोजीशन का फौरन एहसास हुआ तो जल्दी से दूर होना चाहा, जबकि सालार की पकड़ उसके शोल्डर्स पर मजबूत थी। वो हिचकिचा गई। सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है इस बीच में कोई राज है जिसे वो हम सब से छुपा कर गया है। ऐसा नामुमकिन नहीं लगता तुम्हें? 20-30 दिन वो हनीमून पर अय्याशी मार कर आया, वो भी उस लड़की के साथ जो उसे पसंद नहीं। और जब आया तो उसकी बतीसी इतनी बाहर थी जितनी मैंने कभी नहीं देखी। वो समझने लगा। जिमल उसकी शक्ल देखने लगी। इससे ज्यादा कोई गहरी और ख़ास बात पकड़ लेते। वो अफसोस करती उससे दूर हुई, जबकि सालार हंसा था। आई प्रॉमिस, सब ठीक हो जाएगा। वो जाएगा। और मेरे भाई को बुरा मत समझना, वो मेरी तरह हैंडसम और रोमांटिक प्लस अक्लमंद नहीं है, मगर फिर भी बहुत अच्छा है। जिमल दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी जब सालार ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपके भाई ने आयत को जो तकलीफ दी है उसके बाद शायद इस घर में कोई उसे अच्छा समझ सकता है। उसने संजीदगी से कहा तो सालार भी संजीदगी से उसे देखने लगा। और अगर मैं साबित कर दूं? वो अपनी जगह से उठा। चेहरे पर नागवारी छा गई थी। जो हकीकत है उसे आप नहीं साबित कर सकते सालार। वो इंसान शायद आयत के लायक ही नहीं था। एनफ, सालार भड़का। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरे घर वालों में से किसी की बुराई अपने मुंह से निकालो। वो दबे लहजे में गुस्से से भड़का। मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं जो बुराई को ढांप ढांप कर रखते हैं, जिनकी कोशिश होती है अपने ऐबों पर पर्दे डालने की, जबकि वो चाहे कुछ भी करते फिरें। लड़की का दिल सालार कांच की तरह नाजुक होता है। वो इतने सितम नहीं सह सकती जितने मर्द सितम करके औरत पर थोप देता है। और ये हकीकत है। कहाँ आपका भाई? आपका भाई आयत को डिज़र्व ही नहीं करता था। वो पहली बार भड़की थी। रात से ये बात उसे तकलीफ दे रही थी।
تم اپنی زبان بند رکھو۔ سالار ضبط سے ایک قدم اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، جبکہ زمل پیچھے ہٹی۔ دونوں کے ہی دماغ میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان گفتگو اس نتیجے پر پہنچے گی۔ زمل اس کی جانب دیکھ کر وہاں سے اتر گئی، جبکہ سالار نے غصے سے بھڑک کر دیوار پر ہاتھ مارا۔ اسے امید نہیں تھی کہ زمل اس سے ایسی کوئی بھی بات کرے گی کبھی۔